नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत की जो इतनी बड़ी आबादी है वो सिर्फ एक नंबर से कहीं ज्यादा है? आज हम 2011 की जनगणना के पन्ने पलटेंगे और उन आंकड़ों के पीछे जो कहानियां छुपी हैं ना, उन्हें सामने लाएंगे। ये वही कहानियां हैं जो आज के भारत को बनाती हैं। चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस एक नंबर की बात करते हैं जो सब कुछ बदल देता है। 121 करोड़। जी हाँ, 2011 में भारत की आबादी थी ये। अब जरा इस नंबर के साइज को समझिए। अगर हर एक इंसान से सिर्फ 1 सेकंड के लिए भी मिला जाए ना, तो पता है कितना वक्त लगेगा? 3800 साल से भी ज्यादा। तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये अरबों सपनों का एक पूरा महासागर है। अब इस नंबर को जरा दुनिया के नक्शे पर रखकर देखते हैं। 2011 में हम चीन के ठीक पीछे दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले देश थे। लेकिन इस दौड़ में दूसरे नंबर पे होने का असल में मतलब क्या है? इसका हमारी जमीन पर, हमारे रिसोर्सेज पर और हमारे भविष्य पर क्या असर पड़ता है? इन बड़े बड़े आंकड़ों में गोता लगाने से पहले चलिए कुछ बेसिक शब्दों को समझ लेते हैं। ये समझिए कि ये हमारे टूल किट की तरह हैं, जो इस पूरी कहानी को समझने में हमारी मदद करेंगे। तो सबसे पहले जनसंख्या यानी पॉपुलेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी खास एरिया में कुल कितने लोग रहते हैं। ये हमारी गिनती का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है। अच्छा, तो हमें ये नंबर पता कैसे चलता है? इसका क्रेडिट जाता है जनगणना को। ये हर 10 साल में होने वाली एक बहुत बड़ी नेशनल गिनती है। और ये जानकर शायद हैरानी हो कि भारत में ये परंपरा 1872 से चली आ रही है। अगला कॉन्सेप्ट है जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। इसे ऐसे समझिए कि ये सिर्फ ये नहीं बताता कि एक कमरे में कितने लोग हैं, बल्कि ये भी बताता है कि वो कमरा कितना भरा हुआ है, यानी हर 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। अब देखिए कि समय के साथ इसमें कितना बदलाव आया है। 1951 में 1 स्क्वायर किलोमीटर में औसतन 117 लोग रहते थे और 2011 तक ये नंबर उछलकर 382 हो गया। जरा सोचिए, सिर्फ 60 सालों में हमारा देश 3 गुना से भी ज्यादा घना हो गया। तो सवाल ये है कि भारत की आबादी आखिर इतनी बड़ी कैसे? देखिए, ये कोई रातों रात हुई चीज नहीं है। इसके पीछे एक पूरी कहानी है जो कई फेजेस में हमारे सामने आती है। चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं और इस कहानी को समझते हैं। हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ की कहानी को हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। 1921 तक जन्म और मृत्यु दर दोनों ही काफी ज्यादा थे, तो आबादी लगभग रुकी हुई थी। फिर आया साल 1921, जिसे ग्रेट डिवाइड भी कहते हैं। यहाँ से बेहतर हेल्थ सर्विसेज की वजह से मृत्यु दर गिरने लगी और आबादी बढ़ने लगी। 1951 से 81 का दौर तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का था, और अब हम एक ऐसे दौर में हैं जहां ग्रोथ की रफ्तार धीमी हो रही है। हमने कितने का जवाब तो देख लिया। अब सवाल आता है कहाँ? भारत के लोग पूरे देश में एक जैसे नहीं बसे हैं। कहीं तो जमीन पर पैर रखने की जगह नहीं, तो कहीं मीलों तक सन्नाटा पसरा है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों है। देखिए, लोग कहाँ बसेंगे ये कुछ चीजों पर डिपेंड करता है। जहाँ उपजाऊ जमीन और पानी है, जैसे गंगा के मैदानी इलाके, वहाँ हमेशा से ज्यादा लोग रहे हैं। जहाँ फैक्ट्रियां हैं, नौकरियां हैं, जैसे कि बड़े शहर, लोग वहाँ खिंचे चले आते हैं। और जाहिर है, हर कोई वही रहना चाहता है जहाँ शांति और सुरक्षा का माहौल हो। और ये जो फर्क है ना, वो आंकड़ों में देखकर तो और भी हैरानी होती है। सोचिए, एक तरफ है उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी ब्राजील जैसे पूरे देश से ज्यादा है, और दूसरी तरफ है नन्हा सा सिक्किम। और अब जरा डेंसिटी देखिए। बिहार में 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 1100 से ज्यादा लोग रहते हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश में उतने ही एरिया में सिर्फ 17। मतलब सच में जमीन आसमान का फर्क है ये। तो असली भारत बसता कहाँ है? जगमगाते शहरों की ऊंची इमारतों में या फिर हरे भरे खेतों वाले गांवों में? चलिए इसका जवाब सीधे आंकड़ों से ही पूछते हैं। आंकड़े एकदम साफ हैं। 2011 में हर 10 में से लगभग 7 भारतीय गांव में रहता था। हाँ, ये बात सच है कि शहर तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत की आत्मा आज भी उसके गांव में ही बसती है। ठीक है, तो हमने नंबर और जगह को समझ लिया, लेकिन ये 121 करोड़ लोग हैं कौन? अब हम भारत की सबसे बड़ी ताकत यानी उसकी डाइवर्सिटी को थोड़ा करीब से देखेंगे। भारत को भाषाओं का एक गुलदस्ता कहा जा सकता है। यहाँ कई भाषा परिवार हैं,
सबसे बड़ा है इंडो आर्यन, जिसमें हिंदी, बंगाली, मराठी जैसी भाषाएं आती हैं और इसे लगभग 3/4 भारतीय बोलते हैं। वहीं दक्षिण में द्रविडियन परिवार का दबदबा है, जिसमें तमिल, तेलुगु जैसी भाषाएं शामिल हैं। ये भाषाई विविधता ही हमारी असली पहचान है। अब जैसे भाषाओं में इतनी डाइवर्सिटी है, वैसे ही लोगों के कामकाज में भी है। तो चलिए देखते हैं कि हमारी आबादी आर्थिक तौर पर कितनी एक्टिव है। जनगणना काम करने वालों को 2 हिस्सों में बांटती है। एक है मुख्य श्रमिक, जो साल में 6 महीने से ज्यादा काम करते हैं, और दूसरे हैं सीमांत श्रमिक, जो उससे कम काम करते हैं। और ये आंकड़ा शायद चौंकाने वाला हो। भारत की कुल आबादी में से सिर्फ करीब 40% ही कामगारों की कैटेगरी में आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी की 60% आबादी, जिसमें बच्चे, स्टूडेंट्स और घर संभालने वाले लोग शामिल हैं, वो आर्थिक रूप से इन 40% पर निर्भर है। ये हमारे समाज और हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा पहलू है। हमने अतीत और वर्तमान दोनों को देख लिया। अब चलिए भविष्य की तरफ एक नज़र डालते हैं। आने वाले दशकों में भारत की आबादी की कहानी क्या नया मोड़ लेने वाली है? अनुमान ये बताते हैं कि 2025 तक हम 135 करोड़ के आंकड़े को छू सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि हमारी आबादी की कहानी अभी भी लिखी जा रही है और हर दिन इसमें नए नए चैप्टर जुड़ रहे हैं। और इस बढ़ती आबादी की सबसे बड़ी ताकत पता है क्या है? इसकी जवानी। 2011 में देश का हर 5वां व्यक्ति एक टीनेजर था। ये जो युवा ऊर्जा है, ये भारत के लिए एक सुनहरा मौका है। अगर इन्हें सही स्किल और सही शिक्षा दी जाए तो ये पीढ़ी देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। इसी को एक्सपर्ट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। तो इस पूरे सफर के आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। भारत की ये विशाल आबादी एक वरदान है या एक अभिशाप? क्या हम इस युवा शक्ति को देश की तरक्की का इंजन बना पाएंगे, या ये हमारे संसाधनों पर एक बोझ बन जाएगी? इसका जवाब हमारे आज के फैसलों में छिपा है, हमारी एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज में। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है। भारत की आबादी ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 1 अरब 40 करोड़ लोगों की एक जीती जागती कहानी है। मतलब दुनिया का हर छठा इंसान। ये वो ताकत है जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य तय कर रही है। तो चलिए इन बड़े बड़े आंकड़ों के पीछे चलते हैं और समझते हैं कि आखिर भारत बसता कहाँ है, कैसे बढ़ रहा है और किस ओर जा रहा है। चलिए सीधे सबसे बड़े नंबर से शुरू करते हैं। साल 2011 में भारत की आधिकारिक आबादी थी 121 करोड़। और सोचिए, ये तो तब की बात है। आज तो हम दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश बन चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है, पर हाँ, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। तो जब हम कहते हैं जनसंख्या या पॉपुलेशन, तो इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सीधे शब्दों में, किसी खास इलाके में, चाहे वो एक शहर हो या पूरा देश, एक तय समय पर रहने वाले लोगों की कुल संख्या। इसे ऐसे समझिए जैसी एक स्नैपशॉट है जो बताता है कि एक पल में कितने लोग कहाँ हैं। पर सवाल यह है कि इतने बड़े देश में हर एक इंसान को गिना कैसे जाता है? जवाब है जनगणना या सेंसस। ये एक बहुत बड़ा नेशनल मिशन होता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में ये काम 1881 से लगातार हो रहा है। इससे हमें सिर्फ गिनती नहीं पता चलती, बल्कि ये भी पता चलता है कि हम कौन हैं और कैसे रहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास नंबर तो है 1 अरब से भी ज्यादा, लेकिन क्या ये सारे लोग पूरे देश में एक बराबर फैले हुए हैं? क्या हर जगह एक जैसी भीड़ है? चलिए भारत के पॉपुलेशन मैप पर जरा करीब से नजर डालते हैं। अगर ऐसा लगता है कि भारत में हर जगह एक जैसी भीड़ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो यह है कि आबादी का बंटवारा बहुत ही ऊंचा नीचा है। कुछ इलाके लोगों से खचाखच भरे हैं, तो कुछ लगभग खाली हैं। इस फर्क को समझने के लिए 2 राज्यों को देखते हैं। एक तरफ है उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी है करीब 20 करोड़, लगभग पूरे ब्राजील देश के बराबर। और दूसरी तरफ है सिक्किम, जहां बस 6 लाख से कुछ ज्यादा लोग रहते हैं। ये तो ऐसा है जैसे एक ही देश के अंदर 2 अलग अलग दुनियाएं हों। अब इस फर्क को नापने का एक तरीका है जिसे कहते हैं जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी। मान लीजिए कि 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा एक बॉक्स है। 2011 में उस बॉक्स में औसतन 382 भारतीय रहते थे। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, ये औसत या एवरेज शब्द यहां पूरी कहानी नहीं बताता। यहीं पर कहानी असली दिलचस्प होती है। बिहार में उसी 1 स्क्वायर किलोमीटर के बॉक्स में 1100 से ज्यादा लोग रहते हैं। ये देश में सबसे ज्यादा है।
और अब इसकी तुलना कीजिए अरुणाचल प्रदेश से, जहां उतने ही बड़े बॉक्स में सिर्फ 17 लोग हैं। सोचिए, इस जमीन आसमान के फर्क का असर वहां के रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और जिंदगी पर कितना पड़ता होगा। तो सवाल यह है कि इतना बड़ा फर्क आखिर है क्यों? देखिए, इसके पीछे कई कारण हैं। लोग नेचुरली वहीं बसते हैं जहां जिंदगी आसान हो, जैसे कि उत्तर भारत के मैदानी इलाके, जहां जमीन उपजाऊ है, पानी है। वहीं पहाड़ी या सूखे इलाके कम बसे हुए हैं। और फिर आते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे कि शहर, जहां नौकरी और मौके लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। ये तो हमने देख लिया कि लोग कहाँ रहते हैं, पर हम इस विशाल नंबर तक पहुंचे कैसे? भारतीय जनसंख्या बढ़ने की कहानी एक रोलर कोस्टर राइड जैसी है, जिसके 4 खास पड़ाव हैं जो हमें आज यहां तक लेकर आए हैं। देखिए, शुरुआत में 1921 तक भारत की आबादी लगभग रुकी हुई थी। जितने लोग पैदा हो रहे थे, लगभग उतने ही लोगों की मृत्यु भी हो रही थी। फिर बेहतर हेल्थ केयर की वजह से मृत्यु दर गिरने लगी और 1951 तक आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी। असली बदलाव आया 1951 से 1981 के बीच। इसे जनसंख्या विस्फोट का दौर कहते हैं। जनदर तो ऊंची ही रही, पर मृत्यु दर बहुत तेजी से गिरी और आबादी रॉकेट की तरह बढ़ गई। और आखिर में 1981 के बाद से फैमिली प्लानिंग और एजुकेशन की वजह से जन्म दर भी घटने लगी है, जिससे हमारी ग्रोथ थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन हाँ, अभी भी बढ़ ही रही है। तो चलिए अब बात करते हैं आज के भारत की, सिर्फ नंबरों की नहीं, बल्कि इस विशाल आबादी के अंदर की बनावट की। आखिर ये 1 अरब से ज्यादा लोग गांव, शहर और भाषा के आधार पर कैसे बटे हुए हैं? सबसे पहले ये देखते हैं कि लोग रहते कहाँ हैं, गांवों में या शहरों में। ये जानकर शायद हैरानी हो कि 2011 में भी लगभग 69% भारतीय गांवों में रहते थे। हाँ, ये सच है कि लोग तेजी से शहरों की तरफ आ रहे हैं, लेकिन भारत का दिल आज भी उसके गांव में ही धड़कता है। और ये बंटवारा हमारी राजनीति से लेकर इकोनॉमी तक हर चीज पर असर डालता है। अब आते हैं भाषा पर। भारत तो भाषाओं का एक महाद्वीप है। यहाँ मोटे तौर पर 4 भाषा परिवार हैं, जिनके अंदर सैकड़ों भाषाएं और बोलियां आती हैं। सबसे बड़ा ग्रुप है भारतीय आर्य भाषाओं का, जैसे हिंदी, बंगाली। फिर आती हैं दक्षिण की द्रविड़ भाषाएं, जैसे तमिल और तेलुगु। ये विविधता भारत की सांस्कृतिक रिचेस का एक खूबसूरत सबूत है। अच्छा, इतनी बड़ी आबादी का मतलब तो ये भी हुआ कि काम करने वाले लोग भी बहुत होंगे। पर क्या सच में ऐसा है? और जो लोग काम करते हैं, वो आखिर करते क्या हैं? चलिए, देश के वर्कफोर्स के आंकड़ों में उतरते हैं। तो आंकड़ों में जाने से पहले एक जरूरी बात समझ लेते हैं। सरकार की नज़र में मुख्य श्रमिक या मेन वर्कर वो इंसान है जो साल में कम से कम 183 दिन यानी करीब 6 महीने काम करता है। और यहां आता है एक चौंकाने वाला आंकड़ा। भारत की कुल आबादी का सिर्फ 39.8% हिस्सा ही काम करने वालों में गिना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि देश की 60% आबादी काम नहीं कर रही है। ये एक बहुत बड़ी डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, जिसमें स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स, रिटायर्ड लोग और बेरोजगार सब शामिल हैं। और ये हमारी इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा दबाव है। और जो करीब 40% लोग काम करते भी हैं, वो क्या करते हैं? उनमें से आधे से ज्यादा यानी 54.6% आज भी खेती किसानी पर निर्भर हैं। सर्विस सेक्टर में करीब 41.6% हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री में सिर्फ 3.8% लोग हैं। एक डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए ये नंबर बहुत छोटा है और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों के लिए एक बड़ी चुनौती भी। तो हमने अतीत देख लिया, आज की तस्वीर भी समझ ली। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? ये सारे आंकड़े भारत को किस तरफ ले जा रहे हैं? रिपोर्ट्स का अनुमान है कि 2025 तक हमारी आबादी 135 करोड़ के पार हो जाएगी। ये जो बढ़ती आबादी है ना, ये एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड का मौका है, मतलब काम करने वाले नौजवानों की इतनी बड़ी फौज जो इकोनॉमी को उड़ाकर ले जा सकती है। तो दूसरी तरफ ये हमारे पानी, खाने और नौकरियों जैसे सीमित साधनों पर जबरदस्त दबाव भी डालती है। तो भारत की आबादी की कहानी का अगला पन्ना कैसा होगा? क्या हम अपनी इस विशाल आबादी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना पाएंगे या ये एक बोझ बन जाएगी? इसका जवाब इस पर निर्भर करेगा कि हम आने वाले चैलेंजेस से कैसे निपटते हैं और मौकों का कितना फायदा उठाते हैं। ये कहानी असल में हम 1 अरब से ज्यादा लोगों की कहानी है और इसका भविष्य भी हम सबके हाथों में है। आज हम बात करने वाले हैं भारत की आबादी के बारे में। ये सिर्फ नंबर्स की कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। तो बात है साल 2011 की। भारत की आबादी ने एक बहुत बड़ा आंकड़ा छुआ, 121 करोड़।
अब ये नंबर इतना बड़ा है कि सोचना भी मुश्किल है, पर इसे ऐसे समझिए, उस वक्त दुनिया में हर 6 इंसानों में से एक भारतीय था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक अरब से ज्यादा लोगों की कहानी है। तो सवाल ये है कि इतने बड़े नंबर का आखिर मतलब क्या है? इसको समझने के लिए ना हमें कुछ बेसिक चीजें जाननी होंगी। तो चलिए कुछ जरूरी शब्दों से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। इसका सीधा सा मतलब है किसी खास जगह पर किसी खास समय में रहने वाले लोगों की कुल गिनती। हमारी पूरी बातचीत का बेस यही है। अच्छा, तो हमें ये पता कैसे चलता है कि आबादी कितनी है? इसका जवाब है जनगणना या सेंसस। ये एक तरह का बहुत बड़ा नेशनल सर्वे होता है। और एक मजेदार बात, भारत में पहली पूरी जनगणना 1881 में हुई थी। मतलब हमारे पास 100 साल से भी ज्यादा का डेटा है अपनी पॉपुलेशन हिस्ट्री को समझने के लिए। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि लोग कितने हैं, पर अगला बड़ा सवाल ये है कि ये सब लोग रहते कहाँ हैं? क्योंकि सिर्फ कुल नंबर जानना ही काफ़ी नहीं है, ये जानना भी जरूरी है कि लोग फैले हुए कैसे हैं। तो सब लोग कहाँ रहते हैं? ये सवाल हमें भारत के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में ले जाता है, और इसका जवाब शायद आपको थोड़ा चौंका भी सकता है। देखिए, भारत में आबादी का बंटवारा ना बहुत ही अनइवन है। मतलब एक तरफ तो उत्तर प्रदेश है जिसकी आबादी दुनिया के कई देशों से भी ज्यादा है, और दूसरी तरफ है सिक्किम जैसा छोटा सा राज्य जहां की आबादी बहुत ही कम है। ये जो फर्क है यही दिखाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कितना अलग-अलग है। अब बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। ये एक और ही कहानी बताता है। जैसे बिहार में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं, एकदम खचाखच। वहीं अरुणाचल प्रदेश में ये नंबर सिर्फ 17 है। मतलब जमीन उतनी ही, पर रहने वालों की संख्या में जमीन आसमान का फर्क। तो ये जो इतना बड़ा फर्क है, ये कोई तुक्का नहीं है। इसके पीछे कई वजह हैं, जैसे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, पानी कहाँ है, जमीन कैसी है, मौसम कैसा है। फिर आते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स, शहर कहाँ बस रहे हैं, इंडस्ट्री कहाँ लग रही है। और हाँ, सोशल और पॉलिटिकल फैक्टर्स भी, मतलब कहाँ लोग ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। ये सब मिलकर ही भारत का पॉपुलेशन मैप बनाते हैं। तो चलिए अब थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। ये देखते हैं कि पिछले 100 सालों में भारत की आबादी की कहानी कैसे बदली है, कैसे ये इतनी बढ़ी। भारत की पॉपुलेशन ग्रोथ की कहानी को हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला दौर था 1901 से 1921 का, जब ग्रोथ बहुत धीमी थी, जन्म भी ज्यादा थे तो मौतें भी। फिर आया 1921 का साल, जिसे ग्रेट डिवाइड भी कहते हैं। इसके बाद से 1951 तक हेल्थ सुविधाएं बेहतर हुईं तो मृत्यु दर कम हो गई और आबादी बढ़ने लगी। लेकिन असली पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी जनसंख्या विस्फोट हुआ 1951 से 1981 के बीच। और अब 1981 के बाद से हम एक ऐसे दौर में हैं जहां ग्रोथ धीमी हो रही है, क्योंकि जन्म और मृत्यु दर दोनों ही कम हो गए हैं। यह है नंबर्स में भारत के बढ़ने की कहानी। तो इतिहास से निकलकर अब आज की बात करते हैं। देखते हैं कि आज की आबादी का कॉम्पोजिशन कैसा है। ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, ये उन लोगों की बात है जो इस देश को बनाते हैं। आज भी भारत की आत्मा गांव में बसती है। करीब 69% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। हाँ, ये बात भी सही है कि शहरी आबादी तेजी से बढ़ रही है, जो दिखाता है कि देश में बड़े सामाजिक और आर्थिक बदलाव हो रहे हैं। अब बात करते हैं भारत की एक और बड़ी खासियत की, यहाँ की भाषाएं। यहाँ 4 मेन लैंग्वेज फैमिलीज हैं। इनमें सबसे बड़ी है इंडो आर्यन फैमिली, जिसमें हिंदी जैसी भाषाएं आती हैं। ये जो भाषाओं की वैरायटी है, यही तो भारत की सांस्कृतिक विरासत को इतना अमीर बनाती है। ठीक है, अब आते हैं इकोनॉमिक एंगल पर। इतनी बड़ी आबादी देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान कैसे देती है? कौन काम कर रहा है और कहाँ कर रहा है? भारत के वर्कफोर्स को समझने के लिए 2 तरह के वर्कर्स को जानना जरूरी है। पहले हैं मेन वर्कर, जो साल में कम से कम 183 दिन काम करते हैं, और दूसरे हैं मार्जिनल वर्कर, जो 183 दिन से कम काम करते हैं। ये क्लासिफिकेशन हमें इकोनॉमी की बनावट को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। ये जो डेटा है ना, ये भारत की अर्थव्यवस्था की एक बहुत ही साफ तस्वीर दिखाता है। देखिए, आधी से ज्यादा मतलब 54.6% आबादी आज भी प्राइमरी सेक्टर यानी खेती किसानी पर निर्भर है। और एक चौंकाने वाली बात यह है कि सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्री का हिस्सा सिर्फ 3.8% है। ये हमारी इकोनॉमी की एक बहुत बड़ी सच्चाई है।
तो हमने इतिहास देख लिया, आज की हालत समझ ली। अब सवाल ये है कि आगे क्या? भारत की आबादी की कहानी अब किस मोड़ पर जा रही है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का अनुमान है कि 2025 तक भारत की आबादी 135 करोड़ तक पहुंच जाएगी। तो ये ग्रोथ अभी रुकने वाली नहीं है, और जाहिर है इस बढ़ती आबादी के साथ मौके भी होंगे और चुनौतियां भी। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। जैसे जैसे ये आंकड़े बदलेंगे, भारत के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब होगा? ये बदलती आबादी हमारे संसाधनों, हमारी अर्थव्यवस्था और दुनिया में हमारी जगह को कैसे शक्ल देगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। कभी सोचा है कि भारत की आबादी इतनी विशाल कैसे हो गई? आज हम 2011 की राष्ट्रीय जनगणना के आंकड़ों में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि भारत के 121 करोड़ लोगों की कहानी क्या कहती है और इन नंबरों के पीछे क्या छिपा है। चलिए उस एक नंबर से शुरू करते हैं जो इस पूरी कहानी का सेंटर है। 121 करोड़ लोग। साल 2011 का आंकड़ा है ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके अंदर एक पूरी दुनिया बसती है। अब सोचिए ये नंबर कितना बड़ा है। उस जमाने में भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया था। मतलब हम चीन के ठीक पीछे थे। इस विशाल संख्या को सही मायनों में समझने के लिए जरूरी है कि पहले कुछ बेसिक बातें जान ली जाएं। ये हमें इस पूरी कहानी को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगी। तो सबसे पहले जनसंख्या या पॉपुलेशन है क्या? बहुत सिंपल है। किसी भी एक खास इलाके में, चाहे वो एक छोटा सा गांव हो या पूरा देश, जितने भी लोग रहते हैं उनकी कुल गिनती ही जनसंख्या है। अच्छा, तो ये गिनती होती कैसे? इसके लिए होता है सेंसस यानी जनगणना। ये एक बहुत बड़ा नेशनल मिशन होता है जिसमें हर घर तक जाकर लोगों की गिनती की जाती है। भारत में ये काम 1881 से लगातार हो रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि समय के साथ जनसंख्या कैसे बदल रही है। अब एक और मजेदार कॉन्सेप्ट है जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। इसका मतलब है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं। 2011 में भारत में औसतन 382 लोग हर स्क्वायर किलोमीटर में रहते थे। ये बताता है कि कोई इलाका कितना घना बसा हुआ है। लेकिन एक मिनट, क्या ये 121 करोड़ लोग पूरे देश में एक जैसे फैले हुए हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। ये जो आबादी का बंटवारा है वो बहुत ही अलग अलग है। तो सवाल ये उठता है कि कहीं पर इतनी भीड़ क्यों है और कहीं पर इतनी शांति। ये स्लाइड देखिए, कितना जबरदस्त फर्क है। एक तरफ है उत्तर प्रदेश, देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य, जहां बड़े बड़े मैदान हैं, खेती की जमीन है, और दूसरी तरफ है सिक्किम, एक पहाड़ी इलाका जहां आबादी बहुत ही कम है। और ये फर्क सिर्फ आबादी में नहीं बल्कि घनत्व में भी दिखता है। बिहार में देखिए, 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1100 से ज्यादा लोग, वहीं अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 17। सोचिए दोनों जगहों पर जिंदगी कितनी अलग होगी। तो इसके पीछे वजह क्या है? कई चीजें हैं। कुछ तो ज्योग्राफिकल हैं, जैसे जहां पानी है, उपजाऊ जमीन है, वहां लोग ज्यादा बसते हैं। फिर इकोनॉमिक वजहें भी हैं, जैसे मुंबई और दिल्ली जैसे शहर जो नौकरियों की वजह से लोगों को खींचते हैं। ओके, तो अब हम ये समझ गए हैं कि आबादी कहाँ और क्यों है। अब जरा ये देखते हैं कि समय के साथ भारत की ये आबादी इतनी बढ़ी कैसे। देखिए, भारत की पॉपुलेशन ग्रोथ की कहानी को हम 4 फेज में बांट सकते हैं। पहले एक दौर था जब ग्रोथ बहुत धीमी थी, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसके बाद एक ऐसा दौर आया जब आबादी बहुत तेजी से बढ़ी, और अब हम उस दौर में हैं जहां ग्रोथ फिर से धीमी हो रही है। इनमें से जो सबसे क्रिटिकल दौर था वो था 1951 से 1981 का। इसे ही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा जाता है। हुआ ये कि बेहतर मेडिकल सुविधाओं की वजह से लोगों की मौतें तो कम हो गईं, लेकिन जन्म दर उतनी ही बनी रही। इसी वजह से आबादी में एक जबरदस्त उछाल आया। तो ठीक है, 121 करोड़ लोग हैं, पर ये हैं कौन? आइए अब आबादी की बनावट यानी इसके कॉम्पोजिशन को समझते हैं। सबसे पहली बात, भारत की ज्यादातर आबादी कहाँ रहती है? शहरों में? नहीं, गांवों में। 2011 में लगभग 59% लोग ग्रामीण इलाकों में रहते थे। ये दिखाता है कि भारत आज भी एक कृषि प्रधान देश है।
और भाषा के मामले में तो भारत जैसा कोई देश ही नहीं। वैसे तो सैकड़ों भाषाएं हैं, पर मोटी-मोटी दो बड़ी फैमिलीज हैं। एक है इंडो आर्यन ग्रुप, जिसमें हिंदी जैसी भाषाएं आती हैं, और दूसरा है साउथ इंडिया का द्रविडियन ग्रुप। चलिए अब बात करते हैं कि ये विशाल आबादी देश की इकोनॉमी में कैसे शामिल हैं, कौन काम कर रहा है और कौन नहीं। देखिए, काम करने वालों को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक हैं मुख्य श्रमिक या मेन वर्कर, जो साल में कम से कम 183 दिन यानी लगभग 6 महीने काम करते हैं, और दूसरे हैं सीमांत श्रमिक या मार्जिनल वर्कर, जिन्हें साल में 6 महीने से कम काम मिलता है। और ये आंकड़ा थोड़ा चौंकाने वाला है। 2011 में सिर्फ करीब 40% लोग ही वर्कर कैटेगरी में थे। इसका मतलब 60% आबादी काम नहीं कर रही थी। इसमें स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स और रिटायर्ड लोग शामिल हैं, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और जो लोग काम कर भी रहे थे, उनमें से आधे से ज्यादा किस सेक्टर में थे? एग्रीकल्चर में। सर्विस सेक्टर भी काफी बड़ा था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इंडस्ट्री यानी कारखानों में बहुत ही कम लोग काम कर रहे थे। कहानी यहां खत्म नहीं होती। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का एक अनुमान था कि 2025 तक भारत की आबादी 135 करोड़ हो जाएगी, और आज हम उस आंकड़े से भी आगे निकल चुके हैं। तो ये सब जानने के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है कि ये जो हमारी इतनी बड़ी आबादी है, ये हमारे लिए एक मौका है या एक बहुत बड़ी चुनौती? क्या ये हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है या एक बोझ? इसका जवाब शायद इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा है। आज हम भारत की जनसंख्या की विशाल और दिलचस्प दुनिया में उतरने वाले हैं, पर यह सिर्फ नंबरों की बात नहीं होगी। ये उन कहानियों को समझने की कोशिश है जो ये आंकड़े हमें बताते हैं। आखिर ये नंबर इस विशाल देश के बारे में क्या खुलासा करते हैं? चलिए साथ मिलकर पता लगाते हैं। तो चलिए सीधे एक ऐसे नंबर से शुरू करते हैं जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। 121 करोड़। जी हां, 2011 की जनगणना के हिसाब से ये भारत की आबादी थी, उस समय दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी। लेकिन ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे छिपी हैं 1 अरब से ज्यादा लोगों की कहानियां, उनके सपने और उनकी जिंदगियां। अब इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। जब हम जनसंख्या कहते हैं तो हमारा मतलब होता है किसी एक खास इलाके में रहने वाले लोगों की कुल संख्या। बस यही हमारी पूरी पड़ताल का स्टार्टिंग पॉइंट है। पर सवाल ये है कि ये आंकड़े आते कहाँ से हैं? तो ये आते हैं जनगणना से, जो कि एक बहुत बड़ी नेशनल एक्सरसाइज है। और एक दिलचस्प बात यह है कि भारत में पहली पूरी जनगणना 1881 में हुई थी। सोचिए, एक ऐसी परंपरा जो तब से हमें देश के बारे में कीमती जानकारी दे रही है। तो ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि कितने लोग हैं और ये जानकारी हमें मिलती कैसे है। लेकिन अब जो अगला बड़ा सवाल है वो ये कि ये सब लोग आखिर रहते कहाँ हैं? तो इस हिस्से में हम यही देखने वाले हैं कि ये 121 करोड़ लोग इस विशाल देश में फैले कैसे हुए हैं। और यकीन मानिए, ये बंटवारा बिल्कुल भी एक जैसा नहीं है और इसके पीछे कुछ बेहद दिलचस्प वजह हैं। ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब भारत की अविश्वसनीय विविधता और विरोधाभासों को सामने लाता है। चलिए इन दो छोरों को जरा करीब से देखते हैं। जरा इस फर्क पर गौर कीजिए। एक तरफ है उत्तर प्रदेश, एक ऐसा राज्य जिसकी आबादी दुनिया के कई बड़े देशों से भी ज्यादा है, और वहीं दूसरी तरफ है खूबसूरत सिक्किम, जहां देश की सबसे कम आबादी रहती है। यही तो है भारत की खासियत, यहाँ हर चीज अपने एक्सट्रीम पर मिलती है। आबादी को देखने का एक और नजरिया है घनत्व का, मतलब कि हर एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। और यहाँ भी फर्क तो हैरान कर देने वाला है। बिहार में हर वर्ग किलोमीटर पर 1100 से ज्यादा लोग, जबकि अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 17। जमीन आसमान का फर्क है ना? जाहिर सी बात है, ये जो असमान बंटवारा है ये कोई इत्तेफाक नहीं है। लोग वहीं बसते हैं जहां जिंदगी थोड़ी आसान हो, मतलब जहां उपजाऊ मैदान और पानी हो, या फिर शहरों में रोजगार के मौके हों और जहां सामाजिक स्थिरता हो। ये सभी चीजें मिलकर भारत का जनसंख्या नक्शा बनाती हैं। और ये बंटवारा बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसी से तय होता है कि संसाधन कहाँ जाएंगे और राजनीतिक प्रतिनिधित्व कैसा होगा। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि लोग कहाँ रहते हैं, पर सवाल ये है कि भारत की आबादी समय के साथ इतनी विशाल कैसे हो गई? इसकी कहानी 4 दिलचस्प दौर में बटी हुई है।
20वीं सदी की शुरुआत में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ज्यादा थीं, तो आबादी लगभग स्थिर थी। फिर बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से मृत्यु दर गिरने लगी और आबादी बढ़ने लगी। 1951 के बाद तो मृत्यु दर में भारी गिरावट आई, लेकिन जन्म दर ऊंची ही बनी रही, और यही था जनसंख्या विस्फोट का दौर। आज हम एक ऐसे फेज में हैं जहां जन्म और मृत्यु दर दोनों कम हो रहे हैं, जिससे विकास की रफ्तार धीमी हो रही है। अच्छा, इन बड़े बड़े आंकड़ों के पीछे एक अविश्वसनीय रूप से विविध समाज छिपा है। चलिए अब इन आंकड़ों की परतों को हटाते हैं और देखते हैं कि आधुनिक भारत असल में कैसा दिखता है। अब ये आंकड़ा देखिए, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। तेजी से बढ़ते शहरों के बावजूद भारत का दिल आज भी उसके गांव में ही धड़कता है। लगभग 69% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है, और यही हकीकत देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति को आकार देती है। भारत को भाषाओं का देश यूं ही नहीं कहते। जहां एक ओर इंडो आर्यन भाषा परिवार, जिसमें हिंदी भी शामिल है, सबसे बड़ा है, वहीं द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीन तिब्बती भाषाओं की भी अपनी एक महत्वपूर्ण जगह है। सच में ये एक आकर्षक भाषाई मोज़ेक है। जनसंख्या का मतलब सिर्फ लोगों को गिनना तो है नहीं, ये उन लोगों की भी कहानी है जो देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि भारत की आबादी आर्थिक रूप से कितनी सक्रिय है और कहाँ काम करती है। अब आगे बढ़ने से पहले ये एक शब्द समझना जरूरी है। जनगणना के मुताबिक एक मुख्य श्रमिक वो है जो साल में कम से कम 183 दिन यानी कि करीब 6 महीने काम करता है। ये वर्गीकरण हमें आर्थिक गतिविधियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। तो ये मुख्य श्रमिक आखिर काम करते कहाँ हैं? ये चार्ट हमें पूरी कहानी बताता है। देखिए, आधी से ज्यादा आबादी आज भी खेती किसानी यानी प्राइमरी सेक्टर से जुड़ी है। पर जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि औद्योगिक क्षेत्र सिर्फ 4% से भी कम लोगों को रोजगार देता है, जबकि सर्विस सेक्टर लगभग 42% के साथ एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है। तो हमने भारत की जनसंख्या के अतीत और वर्तमान पर तो नजर डाल ली, लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। चलिए अब एक नजर भविष्य की ओर भी डालते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत की आबादी बढ़ती रहेगी। 2025 के लिए अनुमान 135 करोड़ का है। ये जो लगातार ग्रोथ है, ये अपने साथ जबरदस्त मौके भी लाती है और विशाल चुनौतियां भी। और बस यहीं हम एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे ये आंकड़े बदलेंगे, शहरीकरण बढ़ेगा और काम करने का तरीका बदलेगा, तो भारत के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब होगा? ये वो सवाल है जो आने वाले दशकों में देश की दिशा तय करेगा। जुड़ने के लिए शुक्रिया। सोचिए जरा, 1 अरब से ज्यादा लोगों की कहानी आखिर कैसी दिखेगी? भारत की 2011 की जनगणना सिर्फ गिनती नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी दास्तान है। चलिए मिलकर इस कहानी को जरा और करीब से देखते हैं। तो इस सफर में हम 5 चीजें देखेंगे। सबसे पहले भारत का साइज समझेंगे, फिर ये जानेंगे कि ये सारे लोग रहते कहाँ हैं, थोड़ा सा वक्त में पीछे जाकर देखेंगे कि ये आबादी इतनी बढ़ी कैसे, फिर लोगों की विविधता को समझेंगे और आखिर में हम देखेंगे कि ये लोग अपना गुजारा कैसे करते हैं। तो शुरू करें। पहला पड़ाव, भारत का विशाल आकार। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये आंकड़े आपको सच में हैरान कर सकते हैं। 2011 की बात करें तो अगर पूरी दुनिया एक गांव होती ना, तो भारत उसमें दूसरा सबसे बड़ा परिवार होता। ये सिर्फ एक रैंक नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। तो आखिर नंबर है क्या? ये है 121 करोड़। इसे ऐसे सोचिए, अगर आप हर सेकंड एक इंसान से मिले तो भी सबसे मिलने में आपको 38 साल से ज्यादा लग जाएंगे। ये है भारत का पैमाना। लेकिन ये 121 करोड़ लोग पूरे देश में एक जैसे फैले हुए नहीं हैं। एक तरफ है उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी ब्राजील से भी ज्यादा है, और दूसरी तरफ सिक्किम, जो एक छोटे से शहर जैसा है। ये फर्क ही तो बताता है जमीन, मौकों और जिंदगी के बीच का अंतर। तो आखिर ये सब लोग असल में रहते कहाँ हैं? चलिए भारत के पॉपुलेशन मैप पर एक नजर डालते हैं। इसे समझने के लिए एक टर्म है पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं। बिल्कुल एक कमरे की तरह। कुछ कमरे खचाखच भरे होते हैं और कुछ में काफी जगह होती है। बस हम यही नापने वाले हैं। 2011 में ऑन एन एवरेज हर स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग रहते थे,
और पता है, ये 1951 के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा है। सोचिए, जैसे आपका मोहल्ला अचानक 3 गुना ज्यादा भीड़ वाला हो गया हो। लेकिन ये एवरेज तो बस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। एक तरफ है बिहार, जहां की भीड़ भाड़ वाली गलियों में हर स्क्वायर किलोमीटर पर 1100 से भी ज्यादा लोग हैं, और दूसरी तरफ है अरुणाचल प्रदेश के विशाल पहाड़, जहां सिर्फ 17। ये कॉन्ट्रास्ट ही तो इंडिया की ज्योग्राफी और सोसाइटी की डाइवर्सिटी दिखाता है। और अगर लगता है कि ये एक्सट्रीम है, तो जरा दिल्ली के बारे में सोचिए। वहां तो हर स्क्वायर किलोमीटर में 11,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। ये शहर नहीं, एक तरह से लोगों का एक छत्ता है। तो सवाल ये उठता है, हम यहां तक पहुंचे कैसे? इतनी बड़ी आबादी और इतनी तेजी से ये सब हुआ कैसे? इसका जवाब हमें इतिहास में मिलेगा। इस एक सदी की कहानी को हम 4 हिस्सों में, या कह सकते हैं 4 फेजेस में बांटकर देखेंगे। हर फेज एक अलग दौर की कहानी सुनाता है। शुरू में मतलब 1921 तक पॉपुलेशन आराम से चल रही थी, ज्यादा नहीं बढ़ी, क्योंकि जितने लोग पैदा होते थे लगभग उतने ही मर भी जाते थे। फिर हेल्थ फैसिलिटीज बेहतर हुई, लोगों की उम्र लंबी होने लगी और पॉपुलेशन ने रफ्तार पकड़ ली। लेकिन असली पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ 1951 के बाद। यहाँ डेथ रेट्स तो बहुत कम हो गए, पर बर्थ रेट्स वैसे ही हाई बने रहे। और अब 1981 से हम चौथे फेज में हैं, जहां परिवार छोटे हो रहे हैं और ग्रोथ रेट धीमा पड़ रहा है। नंबर से हटकर इन अरबों लोगों की असली कहानी क्या है? चलिए अब भारत के इस विविध सामाजिक ताने-बाने को देखते हैं। ये बात जानना बहुत जरूरी है, आज भी हर 10 में से लगभग 7 हिंदुस्तानी गांवों में रहते हैं। तो भारत की रूह, उसकी आत्मा आज भी उसकी ग्रामीण जड़ों में ही बसती है। और डाइवर्सिटी की बात करें तो वो तो कमाल की है। सोचिए, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ये एक देश नहीं बल्कि कई अलग अलग कल्चर्स का एक महाद्वीप है। इन सभी भाषाओं को हम 4 मेन लैंग्वेज फैमिलीज में बांट सकते हैं। नॉर्थ इंडिया में इंडो आर्यन लैंग्वेजेस का बोलबाला है, लगभग 73% लोग यही बोलते हैं। वहीं साउथ में द्रविडियन लैंग्वेजेस की अपनी एक अलग मजबूत पहचान है। और अब आते हैं सबसे आखिरी और जरूरी सवाल पर, ये सब लोग आखिर करते क्या हैं? चलिए भारत की वॉकिंग पॉपुलेशन को आसान भाषा में समझते हैं। सेंसस के हिसाब से लोगों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। पहले हैं मेन वर्कर्स, जो साल में कम से कम 183 दिन यानी लगभग 6 महीने काम करते हैं। फिर आते हैं मार्जिनल वर्कर्स, जो 183 दिन से कम काम करते हैं। और तीसरे हैं नॉन वर्कर्स, मतलब जो काम नहीं करते। अब यहाँ एक हैरान करने वाला फैक्ट है, भारत की टोटल पॉपुलेशन में से सिर्फ 39.8 यानी लगभग 40% लोग ही वर्कर कैटेगरी में आते हैं। इसका मतलब साफ है कि हर 10 में से 6 लोग नॉन वर्कर्स हैं, जो आगे चलकर इकोनॉमी के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। और जो लोग काम करते हैं उनमें से भी आधे से ज्यादा यानी लगभग 55% आज भी खेतीबाड़ी से जुड़े हैं। ये दिखाता है कि इंडियन इकोनॉमी अपनी एग्रीकल्चरल रूट्स से कितनी ज्यादा जुड़ी हुई है, भले ही सर्विसेज सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा हो। तो 2011 के ये आंकड़े सिर्फ बीते कल की कहानी नहीं है, ये आने वाले कल की तरफ भी इशारा करते हैं। अनुमान है कि 2036 तक आबादी 2 अरब तक पहुंच सकती है। ऐसे में आने वाले समय में ये नंबर्स कौन सी नई कहानी लिखेंगे? ये कहानी अभी बाकी है। जब हम भारत की आबादी की बात करते हैं तो दिमाग में एक बहुत बड़ा नंबर आता है ना? तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हम 2011 की जनगणना के आंकड़ों में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि ये नंबर हमें हमारे देश के बारे में क्या बताते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस हेडलाइन नंबर की बात करते हैं। 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़। जी हां, 121 करोड़। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। यही वो आंकड़ा है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की सारी बातचीत घूमेगी। अब सवाल ये उठता है कि ये 121 करोड़ का आंकड़ा दुनिया के हिसाब से कितना बड़ा है? तो देखिए, 2011 में हम दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले देश थे, चीन के ठीक बाद। मतलब हम वाकई एक बहुत बड़े पैमाने की बात कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक नंबर्स पर नजर डालते हैं, जो हमें इंडिया की आबादी की एक मोटी-मोटी तस्वीर देते हैं। देखिए, भारत में आबादी का बंटवारा ना बड़ा ही दिलचस्प है। ये हर जगह एक जैसा नहीं है।
एक तरफ है उत्तर प्रदेश, जहां सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ है सिक्किम, जिसकी आबादी सबसे कम है। और यही हाल केंद्र शासित प्रदेशों का भी है। कहाँ दिल्ली की घनी आबादी और कहाँ छोटा सा लक्षद्वीप। अब इन सब आंकड़ों को ठीक से समझने के लिए कुछ बेसिक चीजों को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए फटाफट कुछ जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज जनसंख्या यानी पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल आसान शब्दों में किसी एक खास इलाके में रहने वाले लोगों की कुल संख्या, बस। और आज हम इसी की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो ये नंबर हमें पता कैसे चलता है? ये पता चलता है जनगणना से, जिसे हम सेंसस भी कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसमें एक तय समय पर लोगों की गिनती की जाती है। आपको पता है, भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी और 1881 से तो ये लगातार हो रही है। अब आते हैं जनसंख्या घनत्व पर, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई जगह कितनी घनी बसी हुई है। 2011 में भारत में हर 1 स्क्वायर किलोमीटर में औसतन 382 लोग रह रहे थे। अब जरा सोचिए, 1951 में ये नंबर सिर्फ 117 था। क्या जबरदस्त उछाल आया है ना? तो अब जब हम ये बेसिक बातें समझ गए हैं तो सवाल उठता है कि हम इस 121 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचे कैसे। भारत की आबादी बढ़ने की कहानी को हम 4 अलग-अलग बड़े ही दिलचस्प हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। तो ये है हमारी आबादी की कहानी। देखिए, पहले फेज में 1901 से 1921 तक जन्म भी ज्यादा हो रहे थे और मौतें भी, तो आबादी लगभग रुकी हुई थी। फिर आया दूसरा फेज 1921 से 1951 तक, जब स्वास्थ्य सुविधाएं थोड़ी बेहतर हुईं तो मृत्यु दर कम हो गई और आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी। लेकिन असली कहानी शुरू होती है तीसरे फेज में 1951 से 1981। इसे जनसंख्या विस्फोट का दौर कहते हैं। जन्म दर तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन मृत्यु दर बहुत कम हो गई थी। और अब 1981 के बाद से हम चौथे फेज में हैं, जहां जन्म और मृत्यु दर दोनों ही कम हो रहे हैं, इसलिए आबादी बढ़ने की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है। तो इतनी बड़ी आबादी रहती कहाँ है? मतलब कौन सी बातें तय करती हैं कि लोग किसी एक जगह पर ज्यादा क्यों रहते हैं और दूसरी जगह पर कम? असल में इसके पीछे कई कारण होते हैं। कुछ होते हैं भौगोलिक, जैसे कि पानी है या नहीं, जमीन कैसी है, मौसम कैसा है। फिर आते हैं आर्थिक कारण, शहर हैं, इंडस्ट्री है, नौकरी के मौके हैं। और हाँ, सामाजिक और राजनीतिक माहौल भी बहुत जरूरी है। जहां शांति होगी, लोग वहीं रहना पसंद करेंगे, है कि नहीं? तो इन सब बातों को ध्यान में रखें तो एक बड़ा सवाल मन में आता है, भारत की ज्यादातर आबादी कहाँ रहती है, गांव में या शहरों में? और इसका जवाब शायद कुछ लोगों को चौंका दे। 2011 के आंकड़ों के हिसाब से भारत की लगभग 69% आबादी गांव में रहती थी। जी हां, 68.8%। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत का दिल आज भी गांव में ही बसता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस आबादी के अंदर क्या है। हम हमेशा विविधता में एकता की बात करते हैं, है ना? ये विविधता हमारी भाषाओं में, हमारे धर्मों में और हमारे काम करने के तरीकों में साफ दिखाई देती है। भाषाओं की बात करें तो भारत एक गुलदस्ते की तरह है। यहाँ 4 मेन भाषा परिवार हैं। इनमें सबसे बड़ा है भारतीय यूरोपीय परिवार, जिसे करीब 73% लोग बोलते हैं। फिर आता है द्रविड़ परिवार, जिसे 20% लोग बोलते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती परिवार भी इस भाषाई मोज़ेक का अहम हिस्सा है। और अगर धर्म के आधार पर देखें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में सबसे बड़ा धार्मिक समूह हिंदुओं का है, जो कुल आबादी का करीब 79.8% है। अब बात करते हैं काम की। देखिए, हमारे देश की आबादी को हम काम करने के आधार पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है वो जो काम करते हैं और दूसरे वो जो काम नहीं करते। जो लोग काम करते हैं उनमें भी 2 तरह के लोग हैं। एक हैं मुख्य कामगार यानी मेन वर्कर, जो साल में 183 दिन या उससे ज्यादा काम करते हैं। और दूसरे हैं सीमांत कामगार यानी मार्जिनल वर्कर, जो साल में 183 दिन से कम काम करते हैं। और अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। भारत की कुल आबादी में से सिर्फ 39.8 यानी करीब 40% लोग ही कामगार की श्रेणी में आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 60% से ज्यादा की आबादी काम नहीं करती। जरा सोचिए, इस चीज का हमारी इकोनॉमी पर, हमारे समाज पर कितना गहरा असर पड़ता होगा। तो ये तो हुई 2011 की बात।
अब जरा भविष्य की ओर नजर डालते हैं। भारत की जनसंख्या का सफर आगे कैसा रहने वाला है? देखिए, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का एक अनुमान ये कहता है कि 2025 तक भारत की आबादी 135 करोड़ तक पहुंच जाएगी। मतलब ये जो बढ़ने का सिलसिला है, ये अभी रुकने वाला नहीं है। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़े हो जाते हैं। ये जो हमारी बढ़ती आबादी है, यह हमारे लिए एक अवसर है या एक चुनौती? क्या ये एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं, या फिर ये हमारे संसाधनों पर बढ़ता हुआ एक बोझ है? इसका जवाब शायद इस बात में छिपा है कि हम आने वाले कल में क्या फैसले लेते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। चलिए आज भारत की विशाल जनसंख्या के पीछे की कहानियों को समझते हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी की धड़कन है। तो शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। सबसे पहले जरा इस नंबर को देखिए, 121 करोड़। ये 2011 की जनगणना का आंकड़ा है। इसी नंबर ने भारत को चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनाया था। सोचकर देखिए, उस वक्त दुनिया का हर छठा इंसान एक भारतीय था। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये हमारी वैश्विक मौजूदगी का पैमाना है। अच्छा, इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, एक चीज फटाफट समझ लेते हैं। जनसंख्या होती क्या है? सीधी सी बात है, किसी एक खास इलाके में, जैसे कि एक देश या शहर में रहने वाले लोगों की कुल गिनती। यही वो बेसलाइन है जिस पर हम आगे की पूरी बात करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े देश में हर एक इंसान को गिना कैसे जाता है? जवाब है जनगणना। ये हर 10 साल में होने वाली एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। वैसे क्या आपको पता है कि भारत में ये सिलसिला 1881 से चला आ रहा है? ये हमें समय समय पर देश का एक पूरा हेल्थ चेकअप देती है। ठीक है, तो हमने ये तो जान लिया कि कितने लोग हैं, पर असली कहानी तो अब शुरू होती है। ये 121 करोड़ लोग रहते कहाँ हैं? क्या वो पूरे देश में एक बराबर फैले हुए हैं? चलिए भारत के आबादी के नक्शे पर एक नज़र डालते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये विशाल आबादी देश के कोने कोने में किस तरह से बसी हुई है। हम बात करेंगे इसके डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी की, और देखेंगे कि भारत में कुछ जगहें कैसे खचाखच भरी हैं तो कुछ लगभग खाली सी लगती हैं। तो सवाल वही है, आखिर ये सब लोग रहते कहाँ हैं? इसका जवाब आपको शायद चौंका दे। भारत में आबादी का बंटवारा बहुत ही असमान है। चलिए देखते हैं कि ये जमीन आसमान का फर्क असल में दिखता कैसा है। जरा ये फर्क देखिए। एक तरफ है उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी ब्राजील जैसे बड़े देश से भी ज्यादा है, और दूसरी तरफ है सिक्किम, जिसकी आबादी किसी छोटे शहर जितनी है। ये भारत की अविश्वसनीय विविधता का एक शानदार उदाहरण है। अब बात करते हैं घनत्व की, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं। कल्पना कीजिए, बिहार में एक छोटे से एरिया में 1100 से ज्यादा लोग रहते हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में उतने ही बड़े एरिया में सिर्फ 17 लोग। ये दिखाता है कि हमारे संसाधनों पर दबाव कितना अलग-अलग है। तो ऐसा क्यों है? भाई ये कोई इत्तेफाक तो है नहीं, इसके पीछे कुछ ठोस वजह हैं। सीधी सी बात है, लोग वहीं रहना पसंद करते हैं जहां उपजाऊ जमीन हो, पानी हो और काम धंधे के मौके हों, जैसे हमारे उत्तरी मैदान। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाके कम आबादी वाले होते हैं। अच्छा, हमने ये तो देख लिया कि लोग कहाँ रहते हैं, पर अब वक्त है ये समझने का कि भारत की आबादी वक्त के साथ इतनी बड़ी कैसे। चलिए एक सदी लंबे सफर पर चलते हैं और आबादी बढ़ने के अलग अलग फेजेस को देखते हैं। ये टाइमलाइन अपने आप में भारत की पूरी कहानी कहती है। 1921 तक जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ज्यादा थे, तो आबादी लगभग स्थिर रही। फिर स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुईं, मृत्यु दर कम हो गई और आबादी बढ़ने लगी। 1951 से 81 का जो दौर था उसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं, जब आबादी रॉकेट की स्पीड से बढ़ी। और आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां ग्रोथ धीमी हो रही है, जो कि एक विकसित होते देश की निशानी है। देखिए, आबादी का मतलब सिर्फ एक नंबर नहीं होता, इसके पीछे होते हैं लोग। तो चलिए अब इन आंकड़ों के अंदर झांक कर देखते हैं कि आधुनिक भारत की आबादी का स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें कितनी तरह की विविधता है। ये आंकड़ा शायद थोड़ा हैरान कर दे। हमारे बड़े बड़े चमकते हुए मेट्रो शहरों के बावजूद आज भी भारत के 10 में से लगभग 7 लोग गांव में ही रहते हैं। हाँ, शहरीकरण तेजी से हो रहा है, लेकिन भारत की आत्मा आज भी उसकी ग्रामीण जड़ों में बसती है।
भारत में भाषाओं का एक पूरा गुलदस्ता है जिन्हें हम 4 मेन परिवारों में बांट सकते हैं। सबसे बड़ा है इंडो आर्यन परिवार, जिसमें हिंदी, मराठी, बंगाली जैसी भाषाएं आती हैं। फिर दक्षिण भारत में है द्रविड़ परिवार, जहां तमिल, तेलुगु बोली जाती हैं, और इनके अलावा ऑस्ट्रिक और चीन तिब्बती भाषाएं भी हमारे इस भाषाई इंद्रधनुष को पूरा करती हैं। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी आबादी अपना गुजारा कैसे करती है? चलिए अब भारत के वर्कफोर्स यानी काम करने वाले लोगों पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि कौन सा सेक्टर हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अच्छा, जब हम काम करने वालों की बात करते हैं तो एक टर्म आता है मुख्य श्रमिक। इसका मतलब बहुत सीधा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो साल में कम से कम 183 दिन यानी करीब 6 महीने काम करता हो। यही वो लोग हैं जो देश की अर्थव्यवस्था का पहिया घुमाते हैं। तो ये लोग काम करते कहाँ हैं? ये चार्ट एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी हैरान करने वाली तस्वीर दिखाता है। आज भी हमारे आधे से ज्यादा काम करने वाले लोग खेती किसानी यानी प्राइमरी सेक्टर पर निर्भर हैं। सर्विस सेक्टर भी तेजी से बढ़ा है, पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर में सिर्फ 3.8% लोग ही काम करते हैं। ये भारत के विकास की एक बहुत ही अनोखी कहानी है। तो हमने अतीत देख लिया, वर्तमान भी समझ लिया। अब जरा भविष्य की ओर नजर डालते हैं। अनुमानों के हिसाब से भारत की जनसंख्या की कहानी आगे किस दिशा में जा रही है और भविष्य कैसा दिखता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का अनुमान है कि 2025 तक हमारी आबादी 135 करोड़ हो जाएगी और हम जल्द ही दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश बन जाएंगे। तो ये सफर अभी जारी है और इसके आने वाले मोड़ ही हमारा भविष्य तय करेंगे। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब ये आंकड़े बदलेंगे और भारत दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे युवा देश बनेगा, तो इसका मतलब क्या होगा? क्या ये एक चुनौती होगी या एक बहुत बड़ा अवसर? ये एक ऐसा सवाल है जिसको जवाब आने वाला वक्त और हम सब मिलकर देंगे। चलिए आज भारत को समझते हैं, लेकिन नक्शों या इमारतों से नहीं, बल्कि नंबरों की दुनिया से। हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी में से एक के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये वो चाबी है जिससे भारत का विकास, इसकी विविधता और इसका भविष्य सब कुछ समझा जा सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं सिर्फ एक नंबर से, 121 करोड़। ये 2011 की जनगणना का आंकड़ा है और हमारी आज की कहानी का हीरो भी यही है। इसको ऐसे समझें कि उस वक्त दुनिया का हर छठा इंसान भारत में रह रहा था। ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है और आज हम इसी की गहराई में जाने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक सी चीज समझ लेते हैं। जब हम जनसंख्या या आबादी कहते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि किसी एक तय इलाके में एक तय समय पर कुल कितने लोग रह रहे हैं, बस यही वो बुनियाद है जिस पर हमारी पूरी बातचीत टिकी है। तो सवाल ये है कि ये नंबर हमें मिलते कहाँ से हैं? जवाब है जनगणना से। ये एक तरह से पूरे देश की गिनती होती है और भारत में ये कोई नई बात नहीं है। पहली पूरी जनगणना 1881 में हुई थी। मतलब हमारे पास 100 साल से भी ज्यादा का डेटा है ये समझने के लिए कि हम कहां से कहां पहुंचे हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं। इस पहले हिस्से में हम भारत की आबादी के साइज को समझेंगे और देखेंगे कि दुनिया के नक्शे पर हम कहां खड़े हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया में आबादी के मामले में भारत दूसरे नंबर पर आता है। और ये इतना बड़ा पैमाना है ना कि ये भारत के हर पहलू पर असर डालता है, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो या समाज। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि आबादी कितनी विशाल है, तो अगला सवाल मन में आता है, आखिर ये सब लोग रहते कहाँ हैं? चलिए अब इस दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि ये अरबों लोग देश में फैले कैसे हुए हैं। ये सवाल बहुत जरूरी है। क्या 121 करोड़ लोग पूरे देश में बराबर फैले हुए हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लोगों का ये बंटवारा बहुत ही असमान है और यही चीज इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देती है। जरा इस तुलना को देखिए, ये कमाल की है। एक तरफ है उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी 2011 में करीब 20 करोड़ थी, मतलब ब्राजील जैसे पूरे देश से भी ज्यादा। और दूसरी तरफ है सिक्किम, जहां सिर्फ 6 लाख से कुछ ज्यादा लोग रहते हैं। ये जमीन आसमान का फर्क हमें दिखाता है कि भारत में लोगों का फैलाव कितना ज्यादा अलग अलग है। अच्छा, इस बंटवारे को नापने का एक और तरीका है जिसे कहते हैं जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी। इसका आइडिया बड़ा सिंपल है। 1 वर्ग किलोमीटर के छोटे से एरिया में कितने लोग रहते हैं,
इससे हमें भीड़-भाड़ का एक साफ अंदाजा मिल जाता है। 2011 में भारत का औसत जनसंख्या घनत्व था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब ये नंबर अपने आप में तो बड़ा है ही, लेकिन असली कहानी तब समझ आती है जब हम इसकी तुलना 1951 से करते हैं, जब यह आंकड़ा सिर्फ 117 था। सोचिए कितनी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। और जब हम राज्यों के स्तर पर देखते हैं तो ये फर्क तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। बिहार में 1 वर्ग किलोमीटर में 1100 से ज्यादा लोग रहते हैं, वहीं अरुणाचल प्रदेश में उतने ही बड़े इलाके में सिर्फ 17 लोग। ये आंकड़े हमें बताते हैं कि भारत में रहने का अनुभव एक जगह से दूसरी जगह कितना अलग हो सकता है। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है? क्यों कुछ जगहें इतनी भरी हुई हैं और कुछ लगभग खाली? देखिए, इसके पीछे कई कारण हैं। पहला तो है भूगोल। जहां पानी है, उपजाऊ जमीन है, वहां लोग बसना पसंद करते हैं। फिर आते हैं आर्थिक कारण। शहरों में, औद्योगिक इलाकों में काम के मौके लोगों को खींचते हैं। और हाँ, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता भी बहुत मायने रखती है। तो अब तक हमने देखा कि आबादी कहाँ और कितनी है। अब जरा टाइम मशीन में बैठते हैं और देखते हैं कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे। ये हिस्सा हमें भारत की आबादी के इतिहास के उतार चढ़ाव की एक यात्रा पर ले जाएगा। भारत की आबादी बढ़ने की कहानी को ना हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं, बिल्कुल एक नाटक की तरह। पहला दौर, जिसे हम प्रावस्था क कह सकते हैं, वो ठहराव का दौर था। जन्म दर भी बहुत ज्यादा थी और मृत्यु दर भी, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते थे और आबादी ज्यादा नहीं बढ़ती थी। फिर आया प्रावस्था घ, जब स्वास्थ्य और सफाई बेहतर हुई, मृत्यु दर गिरी और आबादी ने रफ्तार पकड़नी शुरू की। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था प्रावस्था ग, जिसे जनसंख्या विस्फोट भी कहा जाता है। यहाँ मृत्यु दर तो तेजी से गिरी, पर जन्म दर वैसी ही बनी रही, जिससे आबादी में जबरदस्त उछाल आया। और आखिर में आता है आज का दौर, प्रावस्था घ, जिसमें अब जन्म दर भी कम हो रही है और आबादी बढ़ने की रफ्तार धीमी पड़ गई है। तो हमने नंबर और इतिहास तो देख लिया, पर इन नंबरों के पीछे जो लोग हैं, उनकी तस्वीर कैसी है? चलिए अब आबादी की बनावट पर गौर करते हैं और देखते हैं कि भारत इतना विविध क्यों है। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। 2011 के आंकड़ों के हिसाब से भारत की लगभग 69% आबादी अब भी गांवों में रहती है। हाँ, शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन भारत का दिल आज भी काफी हद तक ग्रामीण ही है। भारत को भाषाओं का देश यूं ही नहीं कहते, और ये चार्ट यही दिखाता है। इंडो आर्यन परिवार सबसे बड़ा समूह है, जिसमें लगभग 3/4 आबादी आती है। इसके बाद द्रविड़ परिवार है, जो ज्यादातर दक्षिण भारत में है। ये भारत की सांस्कृतिक अमीरी का एक शानदार सबूत है। चलिए अब आबादी के आर्थिक पहलू पर नजर डालते हैं। इतनी सारे लोगों में से कौन काम करता है और क्या काम करता है? ये हिस्सा भारत के वर्कफोर्स यानी हमारी कामकाजी आबादी को समझने के लिए है। अब यहाँ एक टर्म समझना जरूरी है, मुख्य श्रमिक। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर मतलब सीधा सा है। मुख्य श्रमिक वो व्यक्ति है जो साल में आधे से ज्यादा दिन, यानी कम से कम 183 दिन काम करता है। ये हमें उन लोगों को समझने में मदद करता है जो अर्थव्यवस्था में लगातार सक्रिय हैं। तो ये श्रमिक करते क्या हैं? आधे से ज्यादा मतलब लगभग 55% प्राथमिक क्षेत्र में हैं, यानी खेतीबाड़ी और उससे जुड़े कामों में। करीब 42% सेवा क्षेत्र यानी सर्विसेज में है। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात है द्वितीयक यानी औद्योगिक क्षेत्र का आंकड़ा, सिर्फ 3.8%। ये छोटा सा नंबर भारत के औद्योगिक विकास और आर्थिक ढांचे के बारे में एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। इन सभी आंकड़ों को समझने के बाद अब नजर भविष्य पे डालते हैं। चलिए इस सफर के आखिरी पड़ाव में देखते हैं कि आने वाले कल के लिए अनुमान क्या कहते हैं। अनुमान यही बताते हैं कि जनसंख्या वृद्धि जारी रहेगी। विश्व विकास रिपोर्ट ने यह अनुमान लगाया था कि 2025 तक भारत की आबादी 135 करोड़ के आंकड़े को छू सकती है। ये हमें याद दिलाता है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो इन सब बातों से हम क्या सीख सकते हैं? जैसे जैसे भारत की आबादी बढ़ रही है और बदल रही है, ये अपने साथ चुनौतियां भी ला रही है और नए मौके भी। इसका हमारे संसाधनों, हमारी नौकरियों, हमारे पर्यावरण और एक राष्ट्र के तौर पर हमारे भविष्य के लिए क्या मतलब है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है। आज हम भारत की आबादी की कहानी में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश की कहानी है, और ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसमें भारत का अतीत, आज और आने वाला कल सब कुछ छिपा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस नंबर से। 121 करोड़
ये 2011 में भारत की आबादी थी। सोचकर देखिए, ये संख्या इतनी बड़ी है कि अगर कोई इसे गिनना शुरू करे तो शायद दशकों लग जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 121 करोड़ अलग-अलग कहानियों का एक संग्रह है। तो जब हम कहते हैं जनसंख्या, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी भी जगह पर, चाहे वो एक शहर हो, राज्य हो या पूरा देश, वहां रहने वाले लोगों की कुल संख्या। इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी से पता चलता है कि एक देश कैसे काम करता है, उसके सामने क्या चुनौतियां हैं और क्या अवसर। अच्छा, तो ये विशाल संख्या हमें पता कैसे चलती है? ये पता चलती है जनगणना से। ये हर 10 साल में होने वाली एक बहुत बड़ी कवायद है जिसमें देश के हर एक इंसान को गिना जाता है। और आपको पता है, भारत में ये परंपरा 1881 से चली आ रही है। इससे हमें वक्त के साथ हुए बदलावों को समझने में बहुत मदद मिलती है। तो सवाल ये उठता है कि भारत हमेशा से इतना आबादी वाला तो नहीं था, तो फिर हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? इसकी आबादी में जो ये जबरदस्त इजाफा हुआ है, वो एक लंबी और काफी दिलचस्प कहानी है। चलिए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसी भी देश की आबादी का गणित ना 2 चीजों पर निर्भर करता है। कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिसे हम जन्म दर कहते हैं, और कितने लोग मर रहे हैं, यानी मृत्यु दर। 1921 तक भारत में जन्म और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ज्यादा थी, तो आबादी लगभग ठहरी हुई थी। लेकिन फिर क्या हुआ? बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से मृत्यु दर में तेजी से कमी आई, जबकि जन्म दर ऊंची ही बनी रही। और इसका नतीजा हुआ जनसंख्या विस्फोट। भारत की जनसंख्या की इस पूरी कहानी को हम 4 चैप्टर में पढ़ सकते हैं। पहला चैप्टर था 1921 तक का, जब आबादी लगभग स्थिर थी। दूसरा चैप्टर चला 1951 तक, जब आबादी ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़नी शुरू की। तीसरा चैप्टर 1951 से 1981 तक का वो दौर था जिसे हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। और चौथा चैप्टर जो अभी चल रहा है, उसमें रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि जनसंख्या कितनी है और ये कैसे बढ़ी। पर अगला बड़ा सवाल ये है कि ये सारे लोग रहते कहाँ हैं? क्या वे पूरे देश में एक बराबर फैले हुए हैं? चलिए देखते हैं। भारत कितना घना बसा हुआ है, इसे समझने के लिए 1 मिनट कल्पना कीजिए। मान लीजिए 1951 में एक फुटबॉल मैदान जितनी जगह में 117 लोग खड़े थे, और 2011 तक उसी मैदान में 382 लोग आ गए। ये दिखाता है कि हमारे जमीन और बाकी संसाधनों पर दबाव कितना ज्यादा बढ़ गया है। जाहिर सी बात है, लोग वहीं रहना पसंद करते हैं जहां जिंदगी थोड़ी आसान हो, है ना? मतलब जहां पानी हो, खेती के लिए अच्छी जमीन हो और हाँ, काम धंधे के मौके हों। बस यही वजह है कि भारत के कुछ हिस्से, जैसे कि उत्तरी मैदान, बहुत घने बसे हुए हैं, जबकि कुछ दूसरे हिस्से उतने घने नहीं हैं। तो चलिए अब इस 121 करोड़ के विशाल आंकड़े के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि भारत की आबादी की बनावट आखिर है कैसी। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि तरह तरह की विविधताओं का एक संगम है। एक बात जो आज भी सच है, वो ये कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। 2011 में हर 10 में से लगभग 7 भारतीय गांव में रहते थे। हाँ, ये सच है कि लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत आज भी एक ग्रामीण प्रधान देश है। भाषाओं के मामले में तो भारत सच में एक महासागर है। यहाँ 4 मुख्य भाषा परिवार हैं। इनमें सबसे बड़े हैं भारतीय यूरोपीय भाषाएं, जो ज्यादातर उत्तर भारत में बोली जाती हैं, और द्रविड़ भाषाएं, जो दक्षिण भारत में प्रमुख हैं। ये भाषाई विविधता भारत की सांस्कृतिक रिचेस का एक बहुत बड़ा सबूत है। अब बात करते हैं काम की। आर्थिक नजरिए से भारत की आबादी को 3 ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। पहले हैं मुख्य श्रमिक, जो नियमित रूप से काम करते हैं। दूसरे हैं सीमांत श्रमिक, जो कभी-कभी काम करते हैं। और तीसरे हैं अश्रमिक, जो काम नहीं करते। ये बंटवारा हमें देश की अर्थव्यवस्था को समझने में मदद करता है। और अब एक आंकड़ा जो आपको थोड़ा चौंका सकता है। भारत की कुल आबादी का सिर्फ 40% से भी कम हिस्सा काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी की 60% आबादी, जिसमें बच्चे, छात्र, गृहिणियां और बुजुर्ग शामिल हैं, वो इन काम करने वालों पर निर्भर है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और एक बहुत बड़ा अवसर भी। चलिए अब हम भारत के भविष्य पर नजर डालते हैं, और भविष्य का मतलब है यहाँ के युवा। किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति और सबसे बड़ी ताकत उसके युवा ही तो होते हैं।
भारत की सबसे बड़ी ताकत है यहाँ के नौजवान। 2011 में देश में हर 5 में से एक व्यक्ति किशोर था, यानी उसकी उम्र 10 से 19 साल के बीच थी। ये विशाल युवा आबादी भारत के भविष्य को एक नई दिशा देने की जबरदस्त क्षमता रखती है। इसी क्षमता को पहचानते हुए भारत सरकार ने 2014 में एक राष्ट्रीय युवा नीति बनाई। इसका मकसद बहुत साफ है, देश के युवाओं को अच्छी शिक्षा और हुनर देना, उन्हें सशक्त बनाना, ताकि वो भारत को एक विकसित देश बनाने में अपना पूरा योगदान दे सकें। और अंत में एक सवाल। एक अनुमान के मुताबिक 2025 तक भारत की आबादी 135 करोड़ हो जाएगी। ये एक दो-धारी तलवार की तरह है, एक बहुत बड़ी चुनौती भी और एक बहुत बड़ा अवसर भी। भारत इस अवसर का लाभ कैसे उठाएगा, इसका जवाब तो भविष्य ही देगा। कभी सोचा है कि भारत में आखिर रहते कितने लोग हैं, वे कहाँ रहते हैं और उनकी जिंदगी की तस्वीर कैसी दिखती है? तो चलिए आज 2011 की जनगणना के आंकड़ों को जरिया बनाते हैं और भारत की आबादी की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी को समझते हैं। इन सारे सवालों के जवाब हमें वहीं मिलेंगे। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले भारत की आबादी का एक स्नैपशॉट लेंगे, मतलब नंबर्स कितने बड़े हैं। फिर देखेंगे कि ये लोग रहते कहाँ हैं, और हाँ, ये आबादी इतनी ज्यादा हुई कैसे, इसकी भी एक कहानी है। उसके बाद बात होगी भारत की भाषाई विविधता की, और आखिर में हम देखेंगे कि हमारे देश का आर्थिक कार्यबल, मतलब हमारी वर्कफोर्स कैसी है। तो ये है हमारा रोड मैप। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहले भारत की आबादी के विशाल आकार को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। सबसे पहले तो ये नंबर देखिए, 121 करोड़। ये 2011 की जनगणना का आंकड़ा है। 1.21 बिलियन लोग। ये नंबर इतना बड़ा है, जरा सोचिए, अगर हर भारतीय से सिर्फ 1 सेकंड के लिए भी मिला जाए तो सबसे मिलने में 3800 साल से भी ज्यादा लग जाएंगे। कमाल है ना? अच्छा, तो ये जो 121 करोड़ का आंकड़ा है, ये दुनिया के हिसाब से कहाँ खड़ा होता है? खैर, 2011 में हम दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले देश थे। हमसे आगे सिर्फ एक ही देश था, चीन। लेकिन असली कहानी तो तब और मजेदार हो जाती है जब हम भारत के अंदर झांकते हैं। मतलब एक तरफ तो उत्तर प्रदेश है, जिसकी आबादी उस वक्त अकेले ब्राजील जैसे देश से भी ज्यादा थी, और दूसरी तरफ है सिक्किम, जिसकी आबादी किसी छोटे-मोटे शहर जितनी। कितना जबरदस्त फर्क है ना? ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि कितने लोग हैं। अगला सवाल, ये लोग रहते कहाँ हैं? क्या सब एक ही जगह बड़े शहरों में बसे हैं या फिर पूरे देश में फैले हुए हैं? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है जनसंख्या घनत्व को देखना। अब ये जनसंख्या घनत्व क्या चीज है? बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में औसतन कितने लोग रहते हैं। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक छोटे से कमरे में कितने लोग खड़े हैं। बस वही बड़े स्केल पर जनसंख्या घनत्व है। तो 2011 में भारत का एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब औसत घनत्व था 382 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन ये तो बस एक एवरेज है, एक औसत। असली कहानी तो इस औसत के पीछे छुपी हुई है। तो सवाल ये है कि क्या ये औसत पूरे भारत की सही तस्वीर दिखाता है? जरा सोचकर देखिए, बिहार का कोई भीड़भाड़ वाला इलाका और दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश का कोई शांत दूर दराज का गांव, क्या दोनों जगह एक जैसे हालात हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, फर्क जमीन आसमान का है। बिहार में देखिए, हर स्क्वायर किलोमीटर में 1100 से भी ज्यादा लोग, मतलब ऐसा समझिए कि वहां हर वक्त एक जोरदार पार्टी चल रही है, इतनी भीड़। और वहीं अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 17 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर, एकदम शांत खुला खुला माहौल। तो अब एक बड़ा सवाल उठता है कि भारत की आबादी आखिर इतनी ज्यादा हुई कैसे? जाहिर है ये कोई एक रात में तो हुआ नहीं होगा। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और इस पूरी कहानी को समझते हैं। देखिए, भारत की जनसंख्या बढ़ने की कहानी को हम 4 हिस्सों या कह लें कि 4 फेज में बांट सकते हैं। पहला फेज था 1901 से 1921 का, तब आबादी लगभग रुकी हुई थी। फिर आया दूसरा फेज 1921 से 51 तक, जब स्वास्थ्य सुविधाएं थोड़ी बेहतर हुई और आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी। लेकिन असली मोड़ आया तीसरे फेज में 1951 से 1981 के बीच। इसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या जनसंख्या विस्फोट का दौर कहते हैं। और अब हम चौथे फेज में हैं, जहां वृद्धि दर धीमी पड़ रही है।
ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि आबादी बढ़ी कैसे। अब जरा इस तस्वीर में और रंग भरते हैं और देखते हैं कि ये आबादी आखिर है कैसी, मतलब इसका संगठन कैसा है। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि 2011 में हर 10 में से करीब 7 भारतीय गांव में रहते थे, मतलब 68.8% आबादी ग्रामीण थी। ये आंकड़ा बताता है कि भारत का दिल असल में गांव में बसता है। हाँ, ये जरूर है कि तब से लेकर अब तक शहरीकरण काफी तेजी से बढ़ा है। अब बात करते हैं भाषाओं की। क्या ये पता है कि भारत में 1600 से भी ज्यादा भाषाएं और बोलियां हैं? कमाल है ना? और ये सारे की सारी भाषाएं मोटे तौर पर इन 4 बड़े भाषा परिवारों का हिस्सा हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बहुत बड़ा पेड़ है और ये उसकी 4 मुख्य शाखाएं हैं। और इन भाषा परिवारों में जो सबसे बड़ा है वो है भारतीय आर्य परिवार। करीब 73% आबादी इसी परिवार की भाषाएं बोलती है। उसके बाद द्रविड़ परिवार का नंबर आता है, जिसमें करीब 20% लोग हैं। बाकी 2 परिवार काफी छोटे हैं। चलिए, अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं, और ये शायद सबसे जरूरी सवाल भी है कि ये जो इतनी बड़ी आबादी है वो देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान कैसे देती है। देखिए, जब काम की बात होती है तो जनगणना आबादी को 3 हिस्सों में देखती है। एक होते हैं मेन वर्कर्स, यानी मुख्य श्रमिक, जो साल में ज्यादातर दिन काम करते हैं। दूसरे होते हैं मार्जिनल वर्कर्स, यानी सीमांत श्रमिक, जो साल में कुछ ही दिन काम करते हैं। और तीसरे होते हैं नॉन वर्कर्स, मतलब अश्रमिक। तो इन मेन और मार्जिनल वर्कर में फर्क क्या है? फर्क है 183 दिनों का, मतलब साल के करीब 6 महीने। अगर कोई साल में 183 दिन या उससे ज्यादा काम करता है तो वो मेन वर्कर है, और अगर इससे कम काम करता है तो वो मार्जिनल वर्कर कहलाता है। अब जो आंकड़ा आने वाला है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। 2011 में भारत की लगभग 60% आबादी नॉन वर्कर्स की श्रेणी में थी, मतलब हर 10 में से 6 लोग। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग कुछ नहीं करते थे। इसमें स्टूडेंट्स, होम मेकर्स, रिटायर्ड लोग सब शामिल हैं। लेकिन आर्थिक नजरिए से देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि देश की करीब 40% आबादी ही बाकी 60% का बोझ उठा रही थी। अच्छा, तो ये जो करीब 40% लोग काम कर रहे थे वो कर क्या रहे थे? उनमें से आधे से भी ज्यादा, यानी लगभग 54.6% प्राइमरी सेक्टर में थे, मतलब खेतीबाड़ी और उससे जुड़े काम। इसके बाद नंबर आता है सर्विस सेक्टर का, जिसमें करीब 41.6% लोग थे, और सबसे कम सिर्फ 3.8% लोग इंडस्ट्री यानी सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे थे। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जब देश की लगभग 60% आबादी को नॉन वर्कर माना जाता है तो भारत का आर्थिक भविष्य कैसा होगा? एक मजबूत अर्थव्यवस्था कैसे बनेगी? ये एक ऐसी चुनौती है, एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा। तो चलिए आज बात करते हैं भारत की आबादी की। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के जरिए हम भारत की विशाल आबादी के कुछ दिलचस्प पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे उस एक नंबर की बात करते हैं जो भारत की कहानी को बयां करता है। ये रहा वो नंबर। 2011 में भारत की आबादी थी 121 करोड़। सोचिए जरा, इसका मतलब है कि दुनिया का हर 6ठा इंसान भारतीय था। ये वाकई में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अगर पूरी दुनिया के हिसाब से देखें तो भारत कहाँ था? तो 2011 में आबादी के मामले में हम दूसरे नंबर पर थे, चीन के ठीक पीछे। ओके, तो इतने बड़े बड़े नंबर्स को ठीक से समझने के लिए पहले कुछ बेसिक बातें जानना जरूरी है। चलिए उन्हें फटाफट समझ लेते हैं। सबसे पहले ये जनसंख्या या पॉपुलेशन है क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये किसी भी जगह पर रहने वाले लोगों की कुल गिनती है। सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। तो सवाल ये है कि हमें ये आंकड़े मिलते कहाँ से हैं? जवाब है जनगणना से। ये सरकार की तरफ से होने वाली आधिकारिक गिनती है। और मजे की बात यह है कि भारत में पहली पूरी जनगणना 1881 में हुई थी। कितना पुराना सिलसिला है ये। एक और जरूरी कॉन्सेप्ट है जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई इलाका कितना घना बसा हुआ है, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में औसतन कितने लोग रहते हैं। और ये कितना बदला है, इसे समझने के लिए इन आंकड़ों को देखिए। 1951 में जहां 1 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 117 लोग रहते थे, वहीं 2011 तक ये नंबर बढ़कर 382 हो गया। मतलब सिर्फ 60 सालों में 3 गुना से भी ज्यादा का उछाल।
तो अब सवाल ये उठता है कि भारत की आबादी इतनी तेजी से बढ़ी कैसे? चलिए थोड़ा इतिहास में झांक कर देखते हैं। देखिए, भारत की जनसंख्या बढ़ने की कहानी को हम 4 हिस्सों में देख सकते हैं। पहले ग्रोथ बहुत धीमी थी, फिर थोड़ी स्थिर हुई, लेकिन असली बदलाव आया 1951 से 1981 के बीच। इस दौर को जनसंख्या विस्फोट भी कहते हैं। हुआ ये कि स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होने से मृत्यु दर तो घट गई, लेकिन जन्म दर उतनी ही ऊंची बनी रही। हालांकि 1981 के बाद से ये रफ्तार थोड़ी धीमी हुई। तो हमने ये तो जान लिया कि भारत में कितने लोग हैं और ये संख्या कैसे बढ़ी। पर अब सवाल ये है कि ये सब लोग रहते कहाँ हैं, क्योंकि आबादी पूरे देश में बराबर तो फैली नहीं है। तो कुछ इलाके ज्यादा घने और कुछ खाली खाली क्यों हैं? इसकी सीधी सी वजह है भूगोल और अर्थव्यवस्था। लोग वहीं बसना पसंद करते हैं जहां पानी हो, जमीन अच्छी हो, मौसम ठीक हो, और साथ ही जहां शहर, उद्योग धंधे और नौकरियां हो, लोग वहां भी खींचे चले आते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखें तो एक बड़ा सवाल मन में आता है, भारत की ज्यादातर आबादी रहती कहाँ है, शहरों में या फिर गांवों में? और इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। 2011 में भी भारत की लगभग 69% आबादी गांव में रहती थी। मतलब भारत का दिल आज भी उसके गांव में ही धड़कता है। चलिए अब इन आंकड़ों से थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि भारत के लोग कितने विविध हैं, उनकी पहचान क्या है। शुरुआत भाषा से करते हैं। भारत में 4 मुख्य भाषा परिवार हैं। ये चार्ट साफ दिखाता है कि लगभग 73% लोग भारतीय आर्य भाषाएं बोलते हैं, तो वहीं करीब 20% लोग द्रविड़ भाषाएं। यही भाषाओं का संगम भारत को इतना अनोखा बनाता है। अब बात करते हैं कि कितने लोग काम करते हैं। काम करने वालों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है मुख्य श्रमिक, जो साल में 183 दिन या उससे ज्यादा काम करते हैं, और दूसरे हैं सीमांत श्रमिक, जो इससे कम दिन काम करते हैं। और ये आंकड़ा देखिए, ये काफी चौंकाने वाला है। 2011 में भारत की कुल आबादी में से सिर्फ करीब 40% लोग ही काम कर रहे थे। इसका मतलब है कि 60% से ज्यादा आबादी काम नहीं कर रही थी। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। तो हमने पास्ट और प्रेजेंट के आंकड़े तो देख लिए। अब जरा भविष्य की तरफ नजर डालते हैं कि ये ट्रेंड्स हमें कहां ले जा रहे हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का अनुमान था कि 2025 तक भारत की आबादी 135 करोड़ के आंकड़े को छू लेगी। मतलब ये कहानी आगे भी जारी रहने वाली थी। और इस बढ़ती आबादी की सबसे बड़ी खासियत और शायद सबसे बड़ी ताकत है इसकी युवा पीढ़ी। 2011 में देश की आबादी का लगभग 21% हिस्सा किशोरों का था। ये भारत की सबसे बड़ी संपत्ति हो सकती है। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। भारत की ये जो विशाल युवा आबादी है, क्या ये देश के लिए एक सुनहरा मौका है जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, या फिर ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसे अच्छी शिक्षा और सही रोजगार की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। भारत, जब भी हम ये नाम सुनते हैं तो जहन में आता है 1 अरब से ज्यादा लोगों का देश, है ना? लेकिन ये जो बड़े बड़े नंबर्स हैं, इनके पीछे की असर कहानी क्या है? आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। हम सीधे 2011 के जनगणना के आंकड़ों में उतरेंगे और देखेंगे कि भारत की आबादी के बारे में ये आंकड़े क्या बताते हैं। तो चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले वो बड़ा वाला नंबर दिखते हैं, 121 करोड़। हाँ, बिल्कुल सही सुना। 2011 में भारत की आबादी थी 1.21 अरब। अब ये नंबर इतना बड़ा है कि सोचकर ही सिर चकरा जाए, है ना? और यही नंबर आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो 1.21 अरब की आबादी थी, ये दुनिया के हिसाब से कितनी थी? उस वक्त हम दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले देश थे। पहले नंबर पर था चीन और ठीक उसके पीछे हम। सोचकर भी अजीब लगता है ना कि दुनिया का हर छठा इंसान उस समय एक भारतीय था। कमाल है। अच्छा, इससे पहले कि हम इन आंकड़ों के समंदर में और गहरे उतरें, कुछ बेसिक चीजें समझना जरूरी है। इनको एक तरह का पॉपुलेशन को समझने का टूल किट समझ लीजिए। ये हमें आगे की कहानी को समझने में मदद करेगा। तो सबसे पहली और बेसिक बात, जनसंख्या या पॉपुलेशन होती क्या है? इसका मतलब बहुत सीधा है। किसी भी एक जगह पर एक खास समय में जितने भी लोग रहते हैं, बस वही उस जगह की जनसंख्या है, चाहे वो एक शहर हो, राज्य हो या फिर पूरा का पूरा देश। पर सवाल ये है कि ये नंबर पता कैसे चलता है?
मतलब कौन गिनता है इतने सारे लोगों को? इसका जवाब है जनगणना, या जिसे हम सेंसस कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा सरकारी प्रोसेस होता है जिसमें घर घर जाकर हर एक इंसान की गिनती की जाती है। और ये कोई आज की बात नहीं है। भारत में जो पहली पूरी जनगणना हुई थी वो 1881 में हुई थी। मतलब डेटा इकट्ठा करने की हमारी परंपरा काफी पुरानी है। अच्छा, सिर्फ ये जान लेना कि कितने लोग हैं काफी नहीं होता। ये जानना भी तो जरूरी है कि वो रहते कहाँ हैं, कैसे रहते हैं। यहीं पर एक बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट आता है, जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। आसान भाषा में कहें तो ये हमें बताता है कि कोई इलाका कितना घना बसा हुआ है, कितनी भीड़भाड़ है। तो फिर भारत का आंकड़ा क्या कहता है? 2011 में ये था 382 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर। जरा सोचिए, 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा एरिया, और उसमें औसतन 382 लोग रह रहे हैं। इससे अंदाजा लगता है कि हमारे देश में जमीन पर कितना ज्यादा प्रेशर है। ठीक है, तो अब जब बेसिक बातें क्लियर हो गई हैं तो थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं, पीछे चलते हैं और देखते हैं कि भारत की आबादी की कहानी क्या रही है, क्योंकि ये हमेशा से इतनी ज्यादा नहीं थी। इसकी ग्रोथ की अपनी एक कहानी है जिसमें कई उतार चढ़ाव आए। चलिए इसके अलग अलग फेज को देखते हैं। ये जो टाइमलाइन है ना, ये एक तरह से भारत की आबादी की पूरी कहानी बयां कर देती है। देखिए, सबसे पहले 1921 तक का दौर, इसे स्थिर चरण कहते हैं। क्यों? क्योंकि तब जन्म दर भी बहुत ज्यादा थी और बीमारियां वगैरह होने की वजह से मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा थी, तो आबादी ज्यादा बड़ी नहीं। फिर आया 1921 से 1951 का दौर। थोड़ी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई तो मृत्यु दर कम हो गई और आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी। असली कहानी शुरू हुई 1951 से 81 के बीच। इसे कहते हैं जनसंख्या विस्फोट का दौर। इस समय जन्म दर तो ऊंची ही रही, लेकिन मेडिकल एडवांसमेंट के कारण मृत्यु दर बहुत तेजी से गिरी और नतीजा, आबादी रॉकेट की तरह बढ़ी। और फिर 1981 के बाद से ग्रोथ थोड़ी धीमी हुई है, क्योंकि अब लोग परिवार नियोजन को लेकर ज्यादा जागरूक हुए हैं और जन्म दर भी कम हो रही है। तो हमने ये तो देख लिया कि भारत में कितने लोग हैं और ये आबादी कैसे बढ़ी। पर अब असली सवाल ये है कि ये जो 125 करोड़ लोग हैं, ये रहते कहाँ हैं? क्या ये पूरे देश में बराबर फैले हुए हैं? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, लोग कहीं भी बसने से पहले कई चीजें देखते हैं। जैसे भौगोलिक तौर पे देखें तो जहाँ पानी आसानी से मिलता है, जमीन उपजाऊ है, मौसम ठीक है, लोग वहीं बसना चाहते हैं। फिर आती हैं आर्थिक वजहें। जहाँ इंडस्ट्री है, शहर हैं, जहाँ नौकरियां हैं, लोग वहीं खिंचे चले आते हैं। और हाँ, एक और बहुत बड़ी बात है, सामाजिक और राजनीतिक शांति। जहाँ माहौल स्थिर होता है, लोग वहीं सुरक्षित महसूस करते हैं। तो इन सारी वजहों को अगर हम एक साथ देखें तो एक बड़ा सवाल मन में आता है, आज का भारत असल में बसता कहाँ है? शहरों में या गाँव में? क्या लगता है? और इसका जवाब हो सकता है आपको थोड़ा चौंका दे। 2011 के आंकड़ों के हिसाब से भारत की लगभग 69% आबादी गांवों में रहती थी। जी हां, 69%। मतलब हमारे शहर कितनी भी तेजी से क्यों न बढ़ रहे हों, भारत का दिल असल में आज भी गांवों में ही धड़कता है। तो अब हमें ये पता है कि लोग रहते कहाँ हैं। चलिए अब ये जानते हैं कि ये आबादी है कैसी, मतलब इसका कंपोजिशन क्या है। हम सब जानते हैं कि भारत अपनी अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है, और ये विविधता हमारी आबादी की बनावट में भी साफ साफ झलकती है, चाहे वो भाषा हो, धर्म हो या फिर लोगों का काम धंधा। सबसे पहले बात करते हैं भाषा की। भारत इस मामले में वाकई एक बहुरंगी गुलदस्ते जैसा है। मोटे तौर पर यहाँ 4 मुख्य भाषा परिवार हैं। इनमें सबसे बड़ा है इंडो आर्यन परिवार, जिसमें हिंदी, बंगाली, मराठी जैसी भाषाएं आती हैं और इसे करीब 73% लोग बोलते हैं। दूसरे नंबर पर है द्रविड़ परिवार, जिसमें तमिल, तेलुगु जैसी भाषाएं हैं और इसे करीब 20% लोग बोलते हैं। ये जो भाषाओं की विविधता है ना, यही तो भारत की असली खूबसूरती है। अब अगर धर्म की बात करें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक देश की लगभग 79.8% आबादी की पहचान हिंदू के तौर पर है, जो इसे देश का बहुसंख्यक धर्म बनाता है। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर आते हैं, हमारा वर्कफोर्स यानी काम करने वाले लोग। लेकिन इससे जुड़े आंकड़े देखने से पहले एक छोटी सी बात समझना जरूरी है। जनगणना काम करने वालों को 2 हिस्सों में बांटती है। पहले होते हैं मुख्य श्रमिक यानी मेन वर्कर्स। ये वो लोग हैं जो साल में कम से कम 183 दिन काम करते हैं। और दूसरे होते हैं सीमांत श्रमिक या मार्जिनल वर्कर्स, जो साल में 183 दिन से कम काम करते हैं।
और अब जो आंकड़ा आने वाला है वो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। जब हम इन दोनों तरह के श्रमिकों, मुख्य और सीमांत, को मिला देते हैं तो पता है वो हमारी आबादी का कितना हिस्सा बनते हैं? सिर्फ 39.8%। चलिए मोटे तौर पर 40% मान लेते हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि देश की 60% से ज्यादा आबादी काम नहीं कर रही है। अब इसमें स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, रिटायर्ड लोग हैं। ये आंकड़ा हमें देश के डिपेंडेंसी रेशो यानी निर्भरता अनुपात की एक बहुत बड़ी और साफ तस्वीर दिखाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई 2011 की। हमने उन आंकड़ों को काफी अच्छे से समझ लिया है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना। पॉपुलेशन तो एक ऐसी चीज है जो लगातार बदलती रहती है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या, भविष्य कैसा दिखने वाला है? उस समय के अनुमान ये बता रहे थे कि ये जो ग्रोथ है ये जारी रहेगी। जैसे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का एक अनुमान था कि 2025 तक ही भारत की आबादी 135 करोड़ यानी 1.35 अरब तक पहुंच जाएगी। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, इतनी बड़ी आबादी, हमारे संसाधनों पर, हमारे विकास पर इसका कितना गहरा असर पड़ेगा। और यहीं पर आके हम इस पूरी बातचीत के सबसे बड़े सवाल पे पहुंचते हैं। भारत की ये जो विशाल और लगातार बढ़ती आबादी है, ये आखिर है क्या? क्या ये एक मौका है, एक डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब एक युवा और ऊर्जा से भरी वर्कफोर्स जो देश को आगे ले जा सकती है? या फिर ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे संसाधनों के लिए, नौकरियों के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए? सच कहूं तो इसका कोई आसान जवाब नहीं है, और ये वो सवाल है जो आने वाले कई सालों तक हमारे देश के लिए, हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए और हम सब के लिए सबसे ज्यादा मायने रखेगा। भारत की 121 करोड़ की आबादी, ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक पूरी कहानी है। आज हम 2011 की जनगणना के आंकड़ों में उतरेंगे और इस कहानी की हर परत को खोलकर देखेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस एक नंबर से जिसने सारी सुर्खियां बटोरी, 121 करोड़। जी हां, 2011 में भारत में इतने लोग थे। जरा एक पल के लिए इस संख्या के बारे में सोचिए, ये कितनी बड़ी है। अब इस नंबर को जरा बड़े पैमाने पर रखकर देखते हैं। इसका मतलब ये था कि उस समय भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका था, बस चीन से थोड़ा ही पीछे। लेकिन देखिए, इन बड़े बड़े नंबरों में खो जाने से पहले कुछ बेसिक बातें समझना जरूरी है। ये इस पूरी कहानी को समझने में हमारी मदद करेंगी। सबसे पहली चीज, जनसंख्या। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। किसी भी एक इलाके में, चाहे वो एक शहर हो या पूरा देश, कितने लोग रहते हैं, बस उनकी कुल गिनती। तो सवाल ये है कि इतने सारे लोगों को गिना कैसे जाता है? यहीं पर आती है जनगणना। ये एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय अभियान है जिसमें हर एक इंसान को गिना जाता है। सोचिए ये कितना विशाल काम होगा, और भारत ये काम 1881 से लगातार करता आ रहा है। और एक आखिरी चीज है जनसंख्या घनत्व। इसको समझने का एक आसान तरीका है। सोचिए कि 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा कोई इलाका है, तो उस इलाके में औसतन कितने लोग रहते हैं? 2011 में भारत का ये औसत था 382। पर एक मिनट, क्या ये 121 करोड़ लोग पूरे देश में बराबर फैले हुए हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ इलाके लोगों से खचाखच भरे हैं तो कुछ लगभग खाली से लगते हैं। तो सवाल उठता है कि भाई ऐसा क्यों है? इस असमान बंटवारे के पीछे की वजह क्या है? इसे समझने के लिए चलिए दो बिल्कुल अलग अलग राज्यों को देखते हैं। एक तरफ है उत्तर प्रदेश, जहां देश के किसी भी राज्य से ज्यादा लोग रहते हैं, और दूसरी तरफ है सिक्किम, जहां की आबादी सबसे कम है। और अगर आबादी के घनत्व को देखें तो ये फर्क तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। बिहार में हर 1 वर्ग किलोमीटर में 1100 से ज्यादा लोग रहते हैं, वहीं अरुणाचल प्रदेश में उतने ही बड़े इलाके में सिर्फ 17 लोग। सोचकर देखिए कि इन दोनों जगहों पर रहने का अनुभव कितना अलग होता होगा। तो इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, सीधी सी बात है, लोग उन जगहों पर बसना पसंद करते हैं जहां रहना आसान हो, जहां पानी हो, खेती के लिए उपजाऊ जमीन हो, मौसम अच्छा हो, और जाहिर है जहां काम धंधे के मौके हों, जैसे कि बड़े शहर और औद्योगिक इलाके। अच्छा, तो ये तो हुई आज की बात, पर हम 121 करोड़ के इस विशाल आंकड़े तक पहुंचे कैसे? चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं और भारत की आबादी के बढ़ने की इस यात्रा को समझते हैं। भारत की आबादी की कहानी को ना हम 4 अलग अलग दौर में बांट सकते हैं। पहले दौर में जन्म और मृत्यु दर दोनों ज्यादा थे, तो आबादी लगभग स्थिर रही।
फिर धीरे धीरे स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुईं, मृत्यु दर कम हुई और आबादी बढ़ने लगी। और फिर आया वो दौर जब आबादी ने तूफानी रफ्तार पकड़ ली। वो तीसरा दौर 1951 से 1981, यही है जिसे जनसंख्या विस्फोट का नाम दिया गया। हुआ ये कि मेडिकल साइंस की तरक्की से मृत्यु दर तो बहुत तेजी से नीचे आ गई, लेकिन जन्म दर ऊंची ही बनी रही। नतीजा, आबादी में एक जबरदस्त उछाल। तो ठीक है, संख्या तो पता चल गई, पर सवाल ये है कि ये 121 करोड़ लोग हैं कौन? आइए अब आबादी की बनावट को जरा करीब से देखते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, 2011 में भारत की आत्मा गांवों में बसती थी। मतलब हर 10 में से लगभग 7 लोग शहरों में नहीं बल्कि गांवों में रह रहे थे। और जब बात आती है भाषाओं की, तो भारत में तो भाषाओं का एक पूरा इंद्रधनुष है, लेकिन ज्यादातर आबादी 2 बड़े भाषा परिवारों से जुड़ी है। एक इंडो आर्यन, जो उत्तर भारत में प्रमुख है, और दूसरा द्रविड़, जो दक्षिण भारत में। चलिए अब ये समझते हैं कि ये पूरी आबादी देश के कामकाज और अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका निभाती है। देखिए, काम करने वालों को ना मोटे तौर पर 2 हिस्सों में देखा जाता है। मुख्य श्रमिक वो हैं जो साल में कम से कम 183 दिन यानी लगभग 6 महीने या उससे ज्यादा काम करते हैं, और सीमांत श्रमिक वो हैं जो इससे कम समय के लिए काम करते हैं। और अब जो आंकड़ा आने वाला है वो थोड़ा चौंका सकता है। 2011 में देश की लगभग 60% आबादी, मतलब आधे से भी ज्यादा, किसी भी तरह के आर्थिक काम में शामिल नहीं थी। इसमें छात्र, घर संभालने वाले और रिटायर्ड लोग शामिल थे। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी के 40% लोग ही पूरी अर्थव्यवस्था को चला रहे थे। तो फिर जो लगभग 40% लोग काम कर रहे थे, वो कहाँ काम कर रहे थे? उनमें से आधे से ज्यादा लोग सीधे तौर पर खेती-बाड़ी यानी प्राइमरी सेक्टर से जुड़े थे। ये दिखाता है कि 2011 में कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। इसके बाद सर्विस सेक्टर था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इंडस्ट्री यानी कारखानों में काम करने वालों का हिस्सा बहुत ही छोटा था। लेकिन देखिए, ये कहानी 2011 में रुकी नहीं। उस वक्त के अनुमान बता रहे थे कि भारत की आबादी 135 करोड़ तक पहुंच जाएगी, और आज हम जानते हैं कि भारत न सिर्फ इस आंकड़े को पार कर चुका है, बल्कि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भी बन गया है। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, क्या हमारी ये विशाल आबादी हमारी सबसे बड़ी ताकत है, एक ऐसा अवसर जो हमें भविष्य में आगे ले जाएगा, या फिर ये हमारे संसाधनों पर एक बोझ है, एक ऐसी चुनौती जिससे हमें निपटना होगा?